हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह एक आम दिन था। मेरे ऑफिस का घड़ी दिन के 12 बजा रही थी और रोज की तरह मेरी नज़रें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। एक मुश्किल प्रोजेक्ट में जो समय के साथ खिंचता ही चला जा रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कब तक हो जाएगा मोहित यह खत्म? आज दे देंगे क्या हम क्लाइंट को डिलीवरी? बॉस ने मेरे केबिन में आते ही बड़ा ही बेहुदा सवाल पूछा। सर, कल बताया था ना मैंने, अभी तो बहुत काम बाकी है, इसमें एक हफ्ते से पहले खत्म नहीं होने वाला। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। हरी अप मोहित, हरी अप, डिलीवरी देनी है। टाइम पर नहीं दी तो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। सर, हो जाएगा फिनिश नेक्स्ट मंडे। हरी अप माय बॉय, हरी अप, कहकर बॉस अगले एम्प्लॉय की तरफ बढ़ गया। बॉस के सामने मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीठ मेरी तरफ घुमाते ही सर गुस्से में झटका और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। ओह! अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे है। हर वेबसाइट पर वैलेंटाइन के गिफ्ट बिकने शुरू हो गए। वेब पेज पर नए-नए गिफ्ट्स के खुलते पॉपअप्स मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तभी साक्षी के एसएमएस की बीप ने मेरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन की तरफ किया। लिखा था, कब तक घर आओगे? आज पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट की वजह से पिछले कई महीनों से मैं रात को 10 बजे के बाद ही घर पहुंचता हूँ और उसे टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। शायद आज उसे फिर उम्मीद होगी कि मैं जल्दी घर आऊँगा। कह नहीं सकता अभी, शाम तक बताऊँगा, अभी बहुत काम है। मैंने तुरंत एसएमएस का रिप्लाई किया। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, पर मेरा दिल फिर भी जवाब पढ़ सकता था। क्या ऐसे ही बीत जाएगी ज़िंदगी काम करते हुए? क्या अब मैं और साक्षी दोबारा चाहकर भी फुर्सत के पल नहीं बिता सकते? क्या ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही बार होती है? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहकर भी पुराने लम्हे दोबारा नहीं जी सकते? और अचानक से मेरा दिल पुरानी यादों में बह गया। सच में वो भी क्या दिन थे शादी से पहले, जब मैं और साक्षी मिलते थे दिल्ली हॉट में। वो और मैं अक्सर अपने-अपने ऑफ़िस से हाफ़ डे किसी न किसी बहाने से बंक मारकर मिल ही लेते थे। वहाँ घंटों बैठे रहते थे, खूब खाते-पीते थे और मौज-मस्ती करते। बहुत मज़ा आता था, पर शादी के पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली लौट ही नहीं गया, ना अकेले और ना ही साक्षी के साथ। टाइम ही नहीं मिलता था। काश वो दिन वापस आ पाते, काश फ़िल्मों की तरह मेरे पास भी एक टाइम मशीन होती, जो मुझे दोबारा 4 साल पहले वाले टाइम पे पहुँचा देती, जब मेरी साक्षी से शादी नहीं हुई थी और हम दोबारा से इन लम्हों को जी पाते। पर अफ़सोस, टाइम मशीन सिर्फ़ फ़िल्मों और कहानियों में ही होती है। रियल लाइफ में नहीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा और यह सोचकर उदास हो गया, पर अगले ही पल मुझे एक ख्याल आया, क्यों नहीं आ सकता वो समय वापस? कितना मुश्किल है। मैं भी इसी धरती पर हूँ, साक्षी भी इसी धरती पर, और दिल्ली हॉट भी अपनी अपनी जगह है। करना क्या है? आज भी तो पहले की तरह सिर्फ मुझे एक बहाना मानना है। और ऑफिस से छुट्टी पहले भी तो मैं ऐसे ही करता था ना। नहीं नहीं, पर तब बात कुछ और हुआ करती थी। तब मेरे पास खाने को खोने को कुछ ज़्यादा नहीं था। आज मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। अगर बॉस नाराज़ हो गया तो जॉब जा सकती है, और फिर घर कैसे चलेगा? नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी की तरफ देखा। लंच टाइम होने में सिर्फ़ 20 मिनट बचे थे। तभी मोबाइल पर एसएमएस की आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। साक्षी का रोता हुआ इमोजी मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। मैं इमोशनल हो गया। मैंने अचानक से साक्षी को आवेश में आकर एसएमएस कर दिया। आ जाओ, मेट्रो पकड़कर 2 बजे तक दिल्ली हॉट में बहुत साल हो गए हुए आ रही हूँ, तुमसे पहले पहुँच रही हूँ। बाय। साक्षी का तुरंत रिप्लाई आ गया। ओह नो! यह क्या किया मैंने? फँस गया। अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉस से छुट्टी लेना, वो भी इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बीच। ऐसा क्या बहाना बनाऊँ कि मेरे दिमाग में तरह-तरह के आइडिया आने लगे। सर, वाइफ की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं रोता सा मुँह बनाकर बॉस के केबिन में जाकर खड़ा हो गया। साथ ही मैंने मन ही मन इस गलत काम के लिए भगवान से माफ़ी माँग रहा था। क्या हुआ? अचानक बॉस ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सर, पता नहीं, अभी-अभी फ़ोन आया घर से, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने चेहरा और बुरी तरह से लटका लिया। देख लो, काफ़ी काम है। अभी फिर ईमेल आया था क्लाइंट का, वो काम की अपडेट पूछ रहा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, जाओ, पर कोशिश करना जितना जल्दी वापस आ जाओ, बॉस ने मरे मन से कहा। मैं देखता हूँ सर, तो मैं जाऊँ? क्या? मैंने घड़ी की तरफ देखा। मेरे हिसाब से अब तक तो साक्षी आधे रास्ते तक पहुँच गई होगी। जाओ, बॉस ने बेमन से सिर्फ़ इतना कहा और फिर अपने कंप्यूटर पर काम करने लगा। मैं फटाफट ऑफ़िस से बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अगले 30 मिनट में गाड़ी दिल्ली हॉट के बाहर पार्किंग में लगा दी। गेट के बाहर पहुँचते ही साक्षी का फ़ोन आया, मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ, असम स्टॉल पर आ जाना। ठीक है, कहकर मैंने टिकट काउंटर से टिकट ली और दिल्ली हॉट के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मैं गेट से अंदर घुसा, मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। पता नहीं क्यों मैं भावुक हो गया। कहने को यह सिर्फ़ एक जगह भर है, पर चूँकि बहुत सालों बाद आ रहा था, तो मैं नॉस्टैल्जिया फ़ील कर रहा था। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं मेरे यहाँ से, मैंने मन ही मन सोचा।
कुछ भी तो नहीं बदला, मैंने देखा सब कुछ वही है जैसा पहले हुआ करता था। वही लाल रंग की दीवारें, वही हैंडीक्राफ्ट की दुकानें, वही सब राज्यों के फूड पवेलियन। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। हमेशा की तरह एक बूढ़ा आदमी सारंगी बजा रहा था, उसके आगे चावल के दाने पर आपका पूरा नाम लिखने वाला और उसके पड़ोस में आपके लाइन स्केच बनाने वाला। आर्टिस्ट बैठा था, सारे चेहरे वही थे, एक यंग कपल बैठकर स्केच आर्टिस्ट से अपने स्केचेस बनवा रहा था। मुझे याद आया कि कैसे एक दिन मैंने और साक्षी ने भी आर्टिस्ट से अपने स्केचेस बनवाए थे। आगे से बाएं मुड़ते ही साक्षी असम स्टॉल के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही हमेशा की तरह हल्का सा मुस्कुराई। पहले भी वो मुझे दिल्ली हॉट में सबसे पहले इसी स्टॉल पर बैठी मिलती थी। मैं जाकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। आज कैसे टाइम मिल गया तुम्हें? और ये अचानक दिल्ली हॉट कैसे याद आ गया? मेरे बैठते ही साक्षी ने पहले बनावटी गुस्से और फिर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। अरे यार, आज मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मुझे पुराना वक्त याद आ रहा था। तुम्हें तो पता है इस जगह से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम यही एम्स में काम करती थी और मैं दिन में यहाँ तक पैदल ही आ जाया करती थी। और मैं बस पकड़ कर आता था। कितनी दूर से सब काम धाम छोड़कर कितना मजा आता था ना यहाँ। हम जितनी भी देर रहते थे खूब खाते पीते थे, दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं लगता। तो मैं आज सोच रहा था कि क्या वो समय दोबारा नहीं आ सकता, फिर सोचा जा सकता है। कितना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें भी बुला लिया। दरअसल मैं वो लम्हे दोबारा से जीना चाहता हूँ। मैंने साक्षी की आंखों में देखते हुए कहा। तो यह बात है, वही मैं सोचूं कि आज तुम्हें क्या हो गया कि अचानक दिल्ली हॉट बुला रहे हो। वैसे भी मैं इस जगह को बहुत दिनों से मिस कर रही थी, पर तुम तो घर में टाइम नहीं दे पाते, दिल्ली हॉट तो बहुत दूर की बात। सही बोल रहे हो, वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, साक्षी ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। अच्छा बताओ क्या खाओगे? साक्षी ने पूछा। वही फ्रूट बियर पिला दूं? इस स्टॉल की तो वही मशहूर ड्रिंक है, तुम्हारी फेवरेट, जो धीरे धीरे मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो तुम्हें अब तक याद है? साक्षी ने कहा, समय ही कितना बीता है, मुझे सब याद है। मैंने कहा ठीक है, मंगवा देते हैं। साक्षी ने कहा, भैया इधर आना। साक्षी ने वेटर को आवाज लगाकर उसे अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। वेटर एक कस्टमर का ऑर्डर ले रहा था, उसने कुछ देर में आने के लिए हाँ में सर को हिलाया। साक्षी पहचाना इसे, यह वही साउथ इंडियन वेटर है, यह भी नहीं बदला। सही कह रहे हो, जब से यह भी नहीं यही नौकरी कर रहा है, देखे हमें पहचानता है कि नहीं। साक्षी ने कहा। वेटर हमारे पास आकर खड़ा हो गया, वो हमें देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो हमें पहचान कर खुश है या फिर हमें सिर्फ एक कस्टमर समझकर। खैर जो भी हो, मुझे उसे हमारी पहचान याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा करो, 2 फ्रूट बियर ले आओ। मैंने कहा, सर और कुछ नहीं? अभी बस इतना ही ठीक है, कहकर वेटर चला गया। वैसे भी यहाँ की सिर्फ फ्रूट बियर ही अच्छी है। उसके जाते ही साक्षी ने कहा। कुछ ही देर में वेटर ने हमारे सामने फ्रूट बियर रख दी। चियर्स, दोबारा से यहाँ मिलने की खुशी में, मैंने साक्षी के गिलास से गिलास टकराते हुए कहा। और पहला सिप पिया, मजा नहीं आया यार, वो स्वाद नहीं पहले वाला। पहला घूंट पीते ही मैंने मुंह बनाते हुए कहा। इससे पहले कि साक्षी कुछ जवाब देती, मैंने वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। जी सर, वेटर ने आते ही कहा। यार ये फ्रूट बियर बदल दी, क्या कड़वी सी लग रही है? वो टेस्ट नहीं? नहीं सर, वही है, हम तो पिछले 20 सालों से एक ही ब्रांड का माल रखते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई आज तक। देखिए उन कस्टमर को, उनको भी दी है। वेटर ने दूसरी बेंच पर बैठे एक यंग कपल की तरफ इशारा किया, जो एक ही गिलास में एक ही स्ट्रॉ से फ्रूट बियर पी रहे थे। अरे भाई, हम भी काफी टाइम से पी रहे हैं तुम्हारी स्टॉल पर वो पहले वाली बात नहीं। तुम्हें याद हो, अगर हम पहले भी आते हैं यहाँ पर 6-7 साल पहले, मैंने वेटर को अपनी शक्ल याद दिलाने की कोशिश की। सर मुझे याद है, पर हमारी क्वालिटी भी सालों से वही है, वो भी नहीं बदली। वेटर ने नरम आवाज में पर भरोसे के साथ कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, साक्षी ने मुझे हल्की सी आंख झपकाकर चुप रहने का इशारा किया। यार जाओ, मैंने बियर के गिलास में स्ट्रॉ से बर्फ घुमाते हुए कहा। ठीक तो है, स्वाद तुम बेकार में शिकायत कर रहे हो। वैसे भी तुम्हें पहले भी कौन सी अच्छी लगती थी, यह बहुत तुम्हें तो मैंने ही पीनी सिखाई है। साक्षी ने अपना सिप पीते हुए कहा। मैंने बस इतना ही कहा और अपने आसपास देखने लगा। कोने में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठा हुआ था। क्या हुआ, अब क्यों उन्हें घूर रहे हो? साक्षी ने अपनी फ्रूट बियर का गिलास नीचे रखते हुए कहा। कुछ नहीं। साक्षी की उंगलियों पर हल्का सा हाथ रखा। अच्छे से पकड़ लो, डर क्यों रहे हो? लो, साक्षी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने साक्षी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाली, पर वो मुझे वो बात नजर नहीं आई। यार मजा नहीं आ रहा साक्षी, मैंने साक्षी के हाथों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं जैसे वो कपल बैठे हैं? साक्षी ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा यार, पहले कितना मजा आता था ना, जब हम यहाँ बैठते थे और फ्रूट बियर पीते थे। मैंने कहा, पीते थे बियर?
तुम तो मुझे बस किसी तरह छूने की कोशिश में ही लगे रहते थे। कहकर साक्षी की हँसी छूट पड़ी। तब बात कुछ और थी, मज़ा तब था और आज नहीं। जब तुम मेरे पास हो और मुझे पूरी आज़ादी है, फिर भी मैंने कहा, तुम्हें भूख लग रही है ना? कहकर साक्षी अचानक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ वो बात नहीं। मुझे लगा था कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, चलो राजस्थानी स्टॉल पर तुम्हें तुम्हारी वाली प्याज वाली कचौड़ियाँ खिलाती हूँ। साक्षी ने अपना हाथ छुड़ाकर उठते हुए कहा, चलो चलते हैं, बहुत साल हो गए उसे भी खाए। मैंने बिल का पेमेंट किया। फिर हम राजस्थानी स्टॉल की तरफ चल दिए। राजस्थानी स्टॉल भी बिल्कुल वैसे ही था, जैसा मैं उसे 7 साल पहले छोड़कर गया था। स्टॉल पर सारे राजस्थानी व्यंजन रखे हुए थे। मिर्ची का बड़ा, मूँग दाल का हलवा, राजस्थानी थाली, आम पन्ना आदि। सारे बेटों ने राजस्थान की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। हमने एक वेटर को हाथ से सारा अपने पास बुलाया, भैया 1 प्लेट प्याज वाली कचौड़ी लाना आलू की सब्जी के साथ। बेटे ने हाँ में सर हिलाया। देखूं तो अब कितना कर दिया इन्होंने रेट कचौड़ी का। साक्षी ने मेनू कार्ड में कचौड़ी को ढूंढते हुए कहा, बाप रे 100 रुपए की कर दी। मोहित, हम 20 रुपए में खाते थे, एक सिंगल कचौड़ी इतनी महंगी कर दी इन्होंने। रहने दे क्या? साक्षी ने परेशान होते हुए कहा। धीरे बोलो, पागल हो क्या? पैसे क्यों देख रही हो? हम खाने आए हैं, जितनी मर्जी खानी है खाओ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। मैंने साक्षी को हल्का सा डांटते हुए कहा। थोड़ी देर में ही बेटर ने कचौड़ी हमारे सामने लाकर रख दी। लो तुम पहले खाओ, साक्षी ने कहा। मैंने कचौड़ी में से पहला पीस खाया, फिर साक्षी ने खाया। कैसा है स्वाद? साक्षी ने पूछा। ठीक है, पर यार पता नहीं, पर वो बात नहीं। हाँ टेस्ट ठीक है, पर मजा नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम नहीं समझोगी। कहकर मैं कहीं शून्य में देखने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि वो बात नहीं रही जो 4 साल पहले हुआ करती थी। न मुझे खाना बहुत अच्छा लग रहा था और न ही साक्षी को। मुझे अति उत्साहित कर रहा आसपास की चीजें पहले जैसी ही हैं। पर मैं सोचकर आया था कि मुझे यहाँ बहुत मजा आएगा, पर मुझे वैसा मजा नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ से परे था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? खत्म करो कचौड़ी, तुम तो खा ही नहीं रहे हो। पहले तो तुम ही खत्म करते थे। साक्षी ने एक छोटा सा कचौड़ी का टुकड़ा अपने चम्मच से तोड़ते हुए कहा। यार साक्षी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मैंने सोचा था इतने सालों बाद आए हैं, हम दोबारा जिएंगे, उन पलों को खूब मस्ती करेंगे और इस जगह को खूब एंजॉय करेंगे। पर मुझे तो बहुत बनावटी लग रहा है। सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे क्या पता, साक्षी ने कंधे उचकाते हुए कहा और कचौड़ी खाने लगी। कचौड़ी खाकर हम दोनों दिल्ली हॉट में ही टहलने लगे। साक्षी की नजरें आसपास के हैंडीक्राफ्ट के सामने पर बार बार आकर रुक जा रही थी। खरीद लो कुछ, मैंने साक्षी से कहा। पैसे हैं जेब में या फिर आज भी पहले की तरह डेबिट कार्ड लेकर आए हो? यहाँ डेबिट कार्ड नहीं चलते, साक्षी ने ताना मारते हुए कहा। ये लो पर्स, इसमें काफी कैश है, जो मर्जी चाहे खरीद लो। मैंने झट से अपनी जेब से नोटों से भरा पर्स निकालकर साक्षी की तरफ बढ़ाया। साक्षी एक पल के लिए मुस्कुराई और फिर मेरे हाथ से पर्स लेकर उसने उसे अपने बड़े वाले पर्स में डाल लिया और अकेले ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों की तरफ बढ़ गई। मैं हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे याद आया, पहले साक्षी से मिलने जल्दबाजी में आता था और अक्सर बिना ज़्यादा कैश लिए ही आ जाता था, यह सोचकर कि रास्ते से एटीएम से कैश निकाल लूँ। पर जल्दी मिलने के चक्कर में वो भी भूल जाता था और फिर जब भी कोई शॉपिंग की नौबत आती तो मैं साक्षी को अपना डेबिट कार्ड दिखा देता। छोटी दुकान वाले डेबिट कार्ड नहीं लेते। 1-2 बार साक्षी को लगा कि मैं गलती से कैश लाना भूल गया, पर बाद में उसे मेरा डेबिट कार्ड मेरा पैसे न खर्च करने का बहाना लगने लगा और फिर धीरे-धीरे उसने मेरे सामने शॉपिंग करने की डिमांड करनी छोड़ दी। साक्षी बहुत देर से दुकानों पर माल टटोल कर रही थी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ पलटकर बोली, कुछ नहीं लेना, चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? पैसे हैं, ले लो। बात पैसों की नहीं है, पसंद भी तो आना चाहिए। कुछ साक्षी ने कहा, बड़ी अजीब सी बात है। पहले पैसे नहीं होते थे तो तुम बहुत कुछ खरीदना चाहते थे, आज पैसे हैं तो तुम्हारा मन नहीं है। मैं हल्का सा नाराज होते हुए बोला, तुम तो बुरा मान गए मोहित। मुझे वाकई में कुछ पसंद नहीं आ रहा, वरना मैं खरीद लेती, और वैसे भी मेरे पास सब कुछ है घर पर, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारे पैसे बचा लिए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए मेरा पर्स मेरी तरफ वापस बढ़ाते हुए कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने अपना पर्स अपनी जेब में रख लिया। अरे मोहित, वो देखो स्केच वाला, चलो स्केच बनवाते हैं। 4 सालों में हमारी शक्ल कितनी बदल गई है, बनवा कर देखते हैं। स्केच घर जाकर मिलाएंगे अपने पुराने वाले स्केच से। साक्षी ने स्केच आर्टिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ चलो, पहले तुम बनवाओ अपना स्केच। मैंने कहा ठीक है, साक्षी ने कहा और अपना पर्स मुझे पकड़ाया और स्केच आर्टिस्ट के सामने कुर्सी पर बैठ गई। स्केच आर्टिस्ट साक्षी का स्केच बनाने लगा। मैं भी तब तक अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर फेसबुक पर लॉगिन करके बैठ गया। तभी बॉस का एसएमएस आया। वो पूछ रहा है, कब तक वापस ऑफिस आओगे? क्लाइंट का फोन आ रहा है बार बार। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? काफी देर तक मैं सोचता रहा। मैंने कोई जवाब न देना ज्यादा बेहतर समझा।
पर अंदर ही अंदर मैं डर रहा था। मैं दोबारा से फ़ेसबुक पर आ गया। देखो कैसा है, साक्षी ने अपना स्केच मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने इंटरनेट पॉज़ किया और स्केच की तरफ देखा। अच्छा है, कितने पैसे हुए भैया? मैंने स्केच आर्टिस्ट से पूछा। ₹300। अरे कोई सलाह नहीं दोगे? पहले तो बहुत देते थे कि नाक ठीक नहीं बनाई या फिर आँख छोटी बना दी। साक्षी ने मुझे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, अच्छा तो बना है, ऐसी ही दिखती हो तुम। अब मैंने पैसे स्केच आर्टिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे तुम भी तो बनवाओ अपना फिर एक साथ दोनों। साक्षी ने कहा, नहीं यार मन नहीं है मेरा, फिर कभी, मैंने धीरे से कहा और उठकर चलने लगा। क्या हुआ मोहित, मैं देख रही हूँ जब से हम यहाँ आए तुम एंजॉय नहीं कर रहे। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, साक्षी ने मेरे साथ चलते हुए कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने चेहरे पर आई उदासी को छुपाते हुए कहा। नहीं ऐसी बात है, पहले तो तुम कितना एंजॉय करते थे इस जगह को, इसकी हर चीज को, साक्षी ने कहा। हाँ मैं भी सबसे जब से यहाँ आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि वो बात नहीं जैसा मैंने सोचा था, मुझे यहाँ की किसी भी चीज में वो मजा नहीं आ रहा। पहले आया करता था, शादी से पहले जब हम यहाँ आया करते थे, ना खाने में मजा और ना ही किसी और चीज में, इसीलिए हो रहा है कि अब हमें मिले 7 साल हो गए और शादी 4 साल, अब तक हम एक दूसरे से बोर हो गए। साक्षी ने हंसते हुए कहा, नहीं तुम उल्टा कह रही हो, हम आज एक दूसरे को पहले से ज्यादा प्यार करते हैं। अब हमारे बीच पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होता। बात कुछ और है। नहीं नहीं बात है, ऐसा हर शादी में होता है, मैंने सुना है अपनी सहेलियों से भी, सब यही बोलती हैं कि, साक्षी ने नाटकीय अंदाज में कहा। नहीं ऐसा नहीं, मैंने दोबारा कहा, तो फिर कैसा है? तुम ही बताओ, साक्षी ने कहा। चलो वहां बात करते हैं छाया में बैठकर, यहाँ धूप है, मैंने कोने में छाया में लगी एक पत्थर की बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं हिसाब से सब चीजें वही हैं और अपनी जगह है, बस हमारा उन चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। उस नजरिए पर वक्त की एक मोटी परत यानी कि लेयर भी चढ़ गई और यह परत काफी सारी चीजों से मिलकर बनी है। अमूमन हमारे अनुभवों से, हाँ यह सच है, मुझे फ्रूट बियर अच्छी इसलिए नहीं लगने लगी थी क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लगती थी। मैं फ्रूट बियर इसलिए पीता था ताकि मैं और तुम एक ही स्ट्रॉ से एक ही गिलास में पी सकें। तुम्हारा साथ मिलता था पीने में। हाँ अब मुझे तुम्हें छूने का डर भी चला गया, यानी पहले भी तुम्हें छूने में जो मजा था वो डर की वजह से ही था। और मुझे यह भी याद है कि मैं उस वक्त चाहता था कि मुझे डर ना लगे और न ही तुम मुझे ऐसा करने से टोको, पर चूंकि दोनों चीजें होती थी तो ज्यादा मजा आता था। अब आते हैं कचौड़ी पर, तब 20 रुपए हमारे लिए आज के 100 रुपए से ज़्यादा महँगे थे, क्योंकि पैसे गिनती के जेब में होते थे तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसीलिए मन करता था कि और खाएँ, आज मेरे लिए पैसे इतने मायने नहीं रखते, इसीलिए खाने में भी वो मज़ा नहीं आ रहा। उस वक़्त शॉपिंग करना चाहती थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ की हर चीज़ पसंद आती थी, क्योंकि वो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर थी और पैसे न होने के बावजूद मेरा भी मन करता था कि मैं तुम्हें हर चीज़ दिला दूँ। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें पूरा पर्स पकड़ा देता हूँ, पर अब चूंकि तुम्हारे पास पैसे हैं और खरीदने की पूरी आज़ादी है, तो तुम्हें भी हर दुकान की हर चीज़ खरीदने का मन नहीं करता है। और अब आते हैं स्केच आर्टिस्ट पर। हाँ, मैं स्केच आर्टिस्ट से बहस करता था, क्योंकि तब से स्केच बनते वक्त कभी तुम्हें देखता था तो कभी स्केच पेपर पर। आज मेरा ध्यान तुम पर न होकर अपने मोबाइल पर था, बॉस के एसएमएस पर था जिसमें लिखा था कि कब वापस ऑफिस आओगे। मैं अंदर से घबराया हुआ था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो मैं क्या बताऊं कि तुम्हारा स्केच कैसा बना था। और साक्षी, सच में मुझे आज एहसास हुआ कि लम्हे दोबारा से क्रिएट तो किए जा सकते हैं और जिए भी जा सकते हैं, पर हर बीतते समय के साथ साथ हमारे अनुभव बदल जाते हैं, जिससे हमारे उन लम्हों को महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है और फिर हम उन्हें उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते जैसा पहले किया करते थे। मैं समझ तो रही हूँ, पर फिर भी मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। कोई और उदाहरण दो ना, साक्षी ने कहा। मैं सोचता हूँ कभी कभी एक बात जो शायद यहाँ आज के हमारे अनुभव के संदर्भ में काफी सटीक बैठती है, वो यह है कि क्या तुम दोबारा से अपने बचपन में जाना चाहती हो? क्या बात कर दी तुमने? ऐसा कौन सा इंसान होगा इस दुनिया में जो अपने बचपन में नहीं जाना चाहेगा? हाँ, क्यों नहीं? काश ऐसा संभव हो पाता। खासकर स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे थे। वो दिन कोई टेंशन नहीं थी। साक्षी ने लगभग उछलते हुए कहा। अच्छा, तो कैसे जाना पसंद करोगी तुम अपने बचपन में? कैसे मतलब? साक्षी ने पूछा।
मेरा कहने का मतलब है कि इसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और समझदारी के साथ, यानी इसी चेतना के साथ या फिर बचपन वाले चेतना के साथ क्या फर्क पड़ता है? साक्षी ने कहा। पड़ता है, तुम बताओ तो। मैंने कहा, चलो माना, इसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और चेतना के साथ। साक्षी ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, तो फिर तुम एंजॉय कैसे करोगी? एंजॉय करने के लिए तो दिल और दिमाग से बच्चा होना जरूरी है। तुम्हें कहाँ पसंद आएंगे बच्चों वाले खेल? वो छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई? कुछ ही देर में तुम्हें शर्म आएगी वो खेल खेलने में, क्योंकि दिमागी और अनुभव के स्तर पर तुम बड़ी हो, इसीलिए तुम्हें बच्चों के साथ खेलते हुए लगेगा कि तुम बचकानी हरकतें कर रही हो। वैसे तुम आसानी से जीत भी जाओगी उन खेलों में बाकी बच्चों से, क्योंकि तुम्हें पहले से आते हैं। खेलने तो तुम्हें और मजा भी नहीं आएगा। उन्हें खेलने में तुम अपने साथ के बच्चों से दोस्ती कैसे करोगी? तुम्हारे लिए तो वो बच्चे होंगे, सबकी दोस्ती अपने जैसे विचारों और उम्र वाले लोगों से होती है। कहाँ तुम 30 साल की और कहाँ वो बच्चे 5-6 साल के। तुम्हारी दोस्ती हो पाएगी उनसे तुम स्कूल के टीचरों से भी बात बात पे तर्क वितर्क करने लगोगी, क्योंकि तुम्हारा और उनका मेंटल लेवल एक ही स्तर पर होगा। न तो तुम उनकी इज्जत करोगी और न ही तुम्हारे लिए उनके मन में सम्मान होगा। बात तो सही है, तो फिर मैं बचपने वाले दिमाग और चेतना के साथ जाना चाहूंगी। फिर तो पक्का मजा आएगा, साक्षी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। फिर भी किस बात का मजा? फिर तो तुम समझदार नहीं हो। यानी तुम अब 30 साल की नहीं रही, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अबोध हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम वाकई में बच्ची हो, और बच्चों को तो फिर वही सारी दिक्कतें होती हैं। मसलन तुम हर छोटी छोटी बातों में रूठ जाओगी, तुम खिलौनों के लिए रोओगी, तुम स्कूल नहीं जाना चाहती, तुम्हें होमवर्क नहीं पसंद, तुम्हें टीचर से डर लगता है, तुम पूरी छुट्टी का इंतजार कर रही हो, तुम्हें माँ बाप की सीख पसंद नहीं, तुम हमेशा खेलना चाहती हो, एग्जाम से तुम्हें डर लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम जल्दी से बड़ी उम्र में जाना चाहती हो, बड़ा बनकर पैसा कमाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा आसान है। चूंकि तुमने बचपने वाली चेतना चुनी है, तो तुम्हारे दिल को यह नहीं पता कि तुम बड़े से बच्ची बनकर आई हो, और तुम्हें यहाँ बचपन के लिए मजे लूटने हैं। तुम फिर से बचपन की वही गलतियां दोहराओगी। मैंने कहा, पर फिल्मों में तो दिखाते हैं कि लोग टाइम मशीन से पीछे चले जाते हैं, कभी मजे लूटते हैं, तो कभी कुछ गलत किया हुआ ठीक करके आ जाते हैं। यानी फिल्मों में गलत दिखाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। साक्षी ने भोलेपन से कहा। मैं क्या बताऊं, तुम्हें खुद समझ नहीं तुम्हें खुद समझ नहीं आ गया आज, और तुम्हें क्या मुझे भी आ गया कि अगर आज हमारी जिंदगी में कोई पल आता है, तो उसे आज जिस रूप में महसूस किया जा सकता है, उसी पल के कल दोबारा आने पर उसी रूप में महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब तक दिल और दिमाग पर वक्त और अनुभवों की एक मोटी परत चढ़ गई होगी, जिसकी वजह से हम उसे पहले वाले रूप में महसूस नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हर पल जा रहा है, हम रोक नहीं पाएंगे इसे जाने से। साक्षी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। शाम होने लगी थी, हमारे सामने से वो कपल गुजरा जो असम स्टॉल पर एक ही गिलास में फ्रूट बियर पी रहा था। वो अब आपस में झगड़ रहे थे। लड़का लड़की के पीछे पीछे उसका नाम पुकारते हुए चल रहा था, पर लड़की उसे अनसुना करके आगे चली जा रही थी। अरे, इन्हें क्या हो गया? बेचारे कितने खुश थे। थोड़ी देर पहले साक्षी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। फिर भूल गई? तुम भी ना। लेने दो मजे इस पल के, माना थोड़ा तकलीफ वाला है, पर इसका अलग मजा है। ज्यादा समझदारी आने पर यह रूठने मनाने के खेल चले जाते हैं, है ना? मैंने कहा, चलो मैं भी रूठ जाती हूँ, बहुत दिन हो गए, कहकर साक्षी उठकर जाने लगी। पर किस बात पर, यह तो बताते जाओ, मैंने साक्षी के पीछे चलते हुए कहा। बता दिया तो फिर मजा किस बात का?
चलो मान लो तुम बहुत दिनों से लेट घर आ रहे हो। इसीलिए साक्षी ने कहा, चलो आज मैं 5 बजे घर पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा, क्या? यानी आज अब यहाँ से ऑफिस नहीं जाओगे? साक्षी ने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी, जो काफी दिनों से मेरे लेट आने की वजह से कहीं गुम हो गई थी। नहीं, क्योंकि क्योंकि तुम बीमार हो इसीलिए। क्या? साक्षी ने आश्चर्य के साथ तेज आवाज में पूछा। हाँ, तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाकर आया हूँ, मैंने धीरे से कहकर सर झुका लिया। तो इसमें शर्माने वाली बात क्या है? तुमने मेरी खुशी के लिए झूठ बोला। चलता है यह सब तो, साक्षी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैंने साक्षी की आंखों में देखा, आज वहां बहुत सारा प्यार उमड़ रहा था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।